हेलो बच्चों, चलिए आज हमारे नए टॉपिक से शुरू करते हैं जिसका नाम है ईटीएस। जिसका क्या नाम है? ईटीएस। ईटीएस मींस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और यू कैन से दैट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इसका यूज रेस्पिरेशन में तो है ही है, रेस्पिरेशन की एक लास्ट प्रोसेस है ये, ठीक है। अब अगर इसका हम अपने बेसिक हमारी डेली लाइफ के अंदर यूज देखें कि सर हम ये कैसे कहाँ है, तो देखिए बेटा, साइनाइड का कभी आपने नाम सुना होगा। साइनाइड का जो टेस्ट होता है वो ह्यूमंस का नहीं पता, बिकॉज जैसे ह्यूमन साइनाइड को अपने टंग के ऊपर रखता है ह्यूमंस की क्या हो जाती है? डेथ। हमें साइनाइड का टेस्ट नहीं पता। लेकिन आपको मैं एक अमेजिंग बात बताऊं, अगर आप प्लांट से पूछेंगे ना कि साइनाइड का टेस्ट क्या है, यस दे कैन टेल यू द टेस्ट ऑफ द साइनाइड। वो चीज कैसे हो पाती है वो आज ही के लेक्चर में जानेंगे कि प्लांट्स हमें कैसे अगर बोल पाते तो कैसे बता पाते कि जो साइनाइड होता है उसका टेस्ट मीठा होता है, कड़वा होता है, कैसा होता है। ठीक है, तो स्टिक टू द लेक्चर, हैव योर फोकस ऑन द बोर्ड एंड वी विल डील विद दैट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कि साइनाइड का टेस्ट प्लांट्स कैसे बता सकते थे। ठीक है, तो चलिए, तो बेटा ईटीएस होती क्या है? तो ईटीएस की अगर मैं फुल फॉर्म किससे शुरुआत करूं तो ईटीएस इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और ज्यादातर हम इसको क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ईटीएस। ओके, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम हम पढ़ते हैं दैट इज द ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। अब सर इसका दूसरा नाम है ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, से हम कैसे समझे कि क्या है? बिल्कुल सही बात, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। तो देखिए, इसमें आप इस टर्म के ऊपर जाइए, फोस्फोराइलेशन, यू नो व्हाट इज मींस? इट मींस फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। इसका क्या मतलब है? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ऑक्सीडेटिव का क्या मतलब है कि किसी ना किसी चीज का, किसी ना किसी कंपाउंड का यहां पे क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन। किसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा जिसकी वजह से क्या फॉर्म होगी? एटीपी फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये है हमारा ईटीएस, ये उसका दूसरा नाम ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। तो चलिए, इस कंप्लीट प्रोसेस को समझने से पहले हमें कुछ 2-3 मॉलिक्यूल्स को समझना होगा हमारे। तो देखिए, उन 2-3 मॉलिक्यूल्स में हमारा सबसे पहला मॉलिक्यूल है एटीपी। यू आर वेल नोन विद दिस मॉलिक्यूल एटीपी। क्या फुल फॉर्म है सर इसकी? इसकी फुल फॉर्म, यस, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसके अंदर फोस्फो एनाइड्राइड बॉन्ड्स होते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है सर, एक तो कंपाउंड ये है। ओके जी, दूसरा कंपाउंड दैट इज दी NADH। NADH की फुल फॉर्म क्या है? NADH इज दी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, दैट इज द फुल फॉर्म। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन। ओके जी, अब हम बात करते हैं हमारा तीसरा कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड है सर? तीसरा कंपाउंड है सर FADH2, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो सर ये 3 कंपाउंड्स हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो देखिए बेटा, ये जो 3 कंपाउंड्स हैं यही एनर्जी की फॉर्म्स हैं हमारे सेल के अंदर। ठीक है, अब अगर मैं इसको एक बिल्कुल सिंपल वे में अगर आपको समझाऊं, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। देखिए, अब कैश रुपए की बात है, आप बड़ी जल्दी समझ जाएंगे। देखिए, अगर एटीपी को मैं कंपेयर करूं हमारे रुपयों के साथ, हमारे बैंकिंग सिस्टम के साथ, यू कैन से, तो जो एटीपी है बेटा, उसको आप मान लीजिए कि वो आपके पास एज ए कैश है। सेल के पास कैश के रूप में क्या है? एटीपी। वो उसको जब चाहे जब एनर्जी ड्राइव कर सकती है। सेल जब भी चाहे जब भी क्या कर सकती है? एनर्जी ड्राइव कर सकती है। किससे? यस, एटीपी से। लेकिन NADH एंड FADH के साथ ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो दो फॉर्म्स हैं, ये चेक की तरह है सेल के पास। मींस इनके अंदर एनर्जी तो स्टोर्ड है, लेकिन वो एनर्जी को हम यूटिलाइज नहीं कर सकते डायरेक्टली। उसके लिए हमें इन NADH एंड FADH2 को
जैसे हम चेक को कहां पे डालते हैं बेटा, बैंक के अंदर डालते हैं। जैसे हम बैंक के अंदर चेक को डालते हैं, बैंक हमें वापस में क्या देता है, जितना उस चेक के अंदर अमाउंट लिखा हुआ है उतने ही रुपए हमें क्या देता है, वापस देता है। सेम ऐसे ही सेल के लिए क्या होगा, सेल के लिए होगा कि सेल अपने दो ये जो चेक्स हैं NADH एंड FADH2, इसको किसी बैंकिंग सिस्टम, किसी बैंक के अंदर डाल दे और सेल को वापस क्या मिल जाए, ATP, कैश मिल जाए। तो जो वो बीच में, जैसे हमारे लिए बैंक का जो काम है, चेक डालते हैं कैश मिल जाता है, सेम वैसे ही सेल के लिए अगर सेल NADH एंड FADH2 को ETS के अंदर डाल लेगी तो सेल को क्या मिल जाएगी, ATP मिल जाएगी। तो बैंक का जो काम कर रहा है वो कौन काम कर रहा है बेटा, ETS काम कर रहा है। यस, सो मीन्स यहां से आप एक चीज और समझ गए होंगे कि ETS के अंदर फॉर्मेशन ऑफ ATP होती है, तो आप पहले से समझ गए। लेकिन जो ऑक्सीडेशन होता है वो किन मॉलिक्यूल्स का होता है, जो ये ऑक्सीडेशन होता है वो इन ही दो मॉलिक्यूल्स का होता है, दैट इज NADH एंड FADH2 का ही। तो समझ गए, ये चीज है हमारी, ये तीन जो कंपाउंड्स है ATP, NADH एंड FADH2, और ये चीज हमारी ETS, इसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो चीज भी आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं हमारे आगे की तरफ, आई होप ये समझ गए होंगे। सब आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ हम जानेंगे कि बेटा कि ETS कहां पे होती है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। सो मैं इसको भी रब कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है। सो ETS के अंदर अगर मैं बात करूं तो ETS में होगा क्या बेटा, तो देखिए ETS में होता है कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन दी NADH plus H plus and FADH2 is released। इनके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उस एनर्जी को बेटा क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है सर, समझ गए ये बात भी, उस एनर्जी को क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो ETS के अंदर सर ये काम कैसे होता है, तो देखिए ये काम होता है किसकी तरह, ये काम होता है ऑक्सीडेशन से। ये काम किससे होता है बेटा, ऑक्सीडेशन से। सर ऑक्सीडेशन का मतलब तो हमने एक चीज पढ़ी कि ऑक्सीडेशन कैसे होगा, ये चीज ऑक्सीडेशन होगी इन द फॉर्म ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जाएगा बेटा, लॉस कर दिया जाएगा। जो NADH प्लस एंड FADH2 मॉलिक्यूल्स हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे। सर अगर इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी के द्वारा कैरी भी किए जाएंगे। बिल्कुल सही बात, कैरी किए जाएंगे। वो कैरी करने के लिए कौन आएगा बेटा, वो कैरी करने के लिए आएंगे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। और डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन द लास्ट टर्मिनल में, सबसे लास्ट में जो अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसको दे देंगे, वो दे देंगे बेटा ऑक्सीजन को। इसीलिए अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन को क्या बोला जाता है, ऑक्सीजन इज द टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ETS के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का अगर कोई टर्मिनल एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है तो वो कौन है, ऑक्सीजन। एंड यस, ऑक्सीजन इज आल्सो द टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भी लास्ट में कौन एक्सेप्ट करती है, ऑक्सीजन ही एक्सेप्ट करती है। और दोनों को एक्सेप्ट करके ऑक्सीजन फिर लास्ट में एट द लास्ट कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर बेटा, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो सर ऐसे ऐसे काम होता है ETS के अंदर। सर जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं ये कैसे, कहां, कौन होते हैं, देखिए बेटा डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। जैसे कि कुछ एक इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की अगर मैं यहां पे बात करूं तो जैसे FES हो गए, साइटोक्रोम कंपाउंड्स हो गए, साइटोक्रोम, FMN हो गया, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, और एक यूबिक्विनोन हो गया, यूबिक्विनोन। ये हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं जो हम ETS के अंदर देखेंगे। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स बेसिकली प्रोटीन्स ही होती हैं। क्या होती है, प्रोटीन्स होती है। और इनके अंदर ये मेनली आयरन कंटेनिंग और यू कैन से कॉपर कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। कैसे, आयरन कंटेनिंग और कॉपर कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सर अब हम समझ गए कि ETS के अंदर ये चीज होती है, तो सर ETS की जरा लोकेशन के बारे में भी हमें कुछ बता दीजिए कि ये चीज होगी कहां पे। तो देखिए बेटा हम दोनों के बारे में बात करेंगे आज।
हाँ, हम प्रोकैरियोट्स के बारे में भी और यूकैरियोट्स के बारे में भी। देखिए रेस्पिरेशन तो दोनों में है, तो कहां पे ये चीज होती है? देखिए प्रोकैरियोट्स की सबसे पहले अगर मैं इस इजी तरीके से चलते हैं, यूकैरियोट्स की बात करूं तो सर रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहां पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो सर कहीं ना कहीं ईटीएस की भी लोकेशन कहां पे होगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी सर इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती है यूकैरियोट्स के अंदर हमारी ईटीएस। अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट्स की, अगर मैं बात करें किसकी बेटा? प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो कोई चीज है ये कहां पे होती है? ये होती है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। कहां पे होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। वही इन्वेजिनेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कौन? मीजोसोम्स। यस, वहीं पे, क्योंकि जो रेस्पिरेशन का काम होता है हमारे अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया करती है, प्रोकैरियोट्स के अंदर वही काम कौन करता है? मीजोसोम्स करते हैं। और मीजोसोम्स किसकी इन्वेजिनेशन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। सो प्रोकैरियोट्स के अंदर ये काम कहां होगा बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। समझ गए? तो ये हमारी ईटीएस है। बेसिक होती क्या है, कैसे होती है और कहां पे होती है, ठीक है? और क्यों होती है? Why does ETS occur? तो ETS होती है सर NADH एंड FADH2 से हमें जो है एटीपी को क्या करना है? ड्राइव करना है। ये हमारे लिए सेल के लिए चेक है, हम इनको यूज नहीं कर सकते एनर्जी के लिए, हमें एटीपी चाहिए। तो हमें NADH एंड FADH2 से हमें एटीपी बनाने के लिए ETS का यूज किया जाता है। यहां तक की बात समझ गए? गुड। अब हम आगे चलते हैं। अब हम इसका एक बेसिक ओवरव्यू देखेंगे ईटीएस का कि ये कैसे कैसे होती है, कहां कहां कैसे कैसे इसके अंदर चलता है। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी अभी तक। अब हम इसका एक बेसिक ओवरव्यू देखते हैं कि ये काम कैसे होता है, ठीक है? अब हम इसका एक अगर बेसिक ओवरव्यू बात करें, एक बेसिक ओवरव्यू लेके चले तो ये काम कैसे होता है। देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है किसके अंदर? पायरुवेट के अंदर। और जब पायरुवेट के अंदर ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है दो मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो इस टाइम पे इस प्रोसेस का नाम क्या है बेटा? ग्लाइकोलाइसिस। यू विल से यस। कहां पे होती है बेटा? ये साइटोप्लाज्म के अंदर। कहां पे होती है? सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है? अब सर जब यहां पे पायरुवेट बनता है तो उस टाइम पे यहां पे दो एटीपी की भी क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। और ये दोनों एटीपी कैसी होती हैं? दीज आर दी एसएलपी। एसएलपी मींस सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। देखिए तीन तरीके से एटीपी बनते हैं हमारी। सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन, जो यहाँ पे डायरेक्ट एटीपी की फॉर्मेशन अभी जो ईटीएस में पढ़ेंगे वो हमने अभी देखा कि ये क्या होती है? ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। और जो लाइट रिएक्शन के अंदर बनती है एटीपी एंड NADPH2, वो जो एटीपी होती है वो कैसी होती है बेटा? फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, तो ये और सर इस रिएक्शन, ये जो 10 स्टेप की कंप्लीट रिएक्शन, इसमें और क्या फॉर्मेशन होती है? और सर यहाँ पे दो NADH प्लस H+ कंपाउंड्स ये भी बनते हैं। तो सर देखिए, अब जो ये दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स जो कंपाउंड्स बने हैं, इन दो पायरुवेट्स के कंपाउंड्स को अब ट्रांसफर किया जाएगा। कहां पे? इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है सर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर। अभी मैं ये डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं, फिर आगे हम चलेंगे कि कैसे कैसे आगे लिंक रिएक्शन होती है, फिर क्रेब साइकिल चलती है, कैसे ईटीएस कहां पे चलेगी, उसका एक बेसिक सा स्टेप देखेंगे। तो देखिए, ये सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन, ये क्या है? हमारी आउटर मेम्ब्रेन है सर। ये क्या बेटा? आउटर मेम्ब्रेन है। वेरी गुड। अभी अंदर की साइड जो ब्लू कलर से ड्रॉन है, ये क्या बेटा? यस, बताएंगे सभी। वेरी गुड। क्या है? इनर मेम्ब्रेन। ये क्या है बेटा? इनर मेम्ब्रेन। वेरी वेल डन। इनर मेम्ब्रेन। अब जो ये इनर मेम्ब्रेन और ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये जो बीच में स्पेस बच गया खाली, ये कंप्लीट खाली स्पेस क्या है बेटा? मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया है। अब ये जो पायरुवेट है, इस पायरुवेट को यहां पे लेके आया जाता है। कहां पे? मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया।
पायरुवेट से आगे चल के क्या बनता है, पायरुवेट आगे जाके लिंक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा सर, लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट है बेटा एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए एज ए सबस्ट्रेट एक्ट करता है फॉर क्रेब्स साइकिल। किसके लिए, क्रेब्स साइकिल के लिए एज ए सबस्ट्रेट एक्ट करता है। तो सर जब ये लिंक रिएक्शन होती है तो उस दौरान इस लिंक रिएक्शन से क्या बनता है, इस लिंक रिएक्शन के अंदर, इस लिंक रिएक्शन के अंदर NADH प्लस H+ की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। देखिए यहाँ पे दो पायरुवेट बनते हैं तो यहाँ पे NADH भी कितने बनेंगे, दो, क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल्स ही आते हैं किसके, पायरुवेट्स के। ठीक है, अब एसिटाइल कोएंजाइम सबस्ट्रेट की तरह एक्ट कर रहा है किसके लिए, क्रेब साइकिल के लिए। और फिर क्रेब साइकिल के अंदर भी किस चीज की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे 3 NADH प्लस H+ और एक FADH2 की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। ये 3 NADH प्लस H+, एक FADH2, ये 2 NADH प्लस H+ और ये 2 NADH प्लस को ये भी फिर आगे जाके कहां पे लेके आए जाएंगे, ये 2 NADH प्लस H+, इनको भी कहां पे लेके जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब देखिए, अब ATP जो बनी थी वो तो डायरेक्ट यूज कर ली जाएगी, लेकिन अब ये जो NADH एंड FADH की फॉर्मेशन हो गई है, इनसे हम ATP कैसे ड्राइव करेंगे, यहां से हमारी ETS काम करती है। देखिए अभी आपने पढ़ा कि ETS के अंदर होगा क्या, कि डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आएंगे। वो जो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं बेटा, वो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आपकी यहाँ इन क्रिस्टे, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होते हैं बेटा, एम्बेडेड होते हैं। होगा क्या, एक चीज से लेकर हम शुरुआत करते हैं, ये NADH से। ये जो NADH प्लस H+ है, ये NADH प्लस H+ NAD+ के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों, कि देखिए बेटा ये जो NAD+ है, यहाँ पे जो NADH बन रहे हैं, आप ये याद रखिए कि जो NADH है ये वापस से भी तो किस में यूज होगा, क्रेब साइकिल के अंदर, क्या बनाने के लिए, ये NADH प्लस H+ बनाने के लिए। सेम वैसे अब ये NADH+ यहां से अपने क्या लूज कर चुके हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन लूज कर चुके हैं और प्रोटॉन्स को क्या कर चुके हैं, लूज कर चुके हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इन्हीं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के द्वारा क्या किए जाएंगे, कैरी किए जाएंगे। इन्हीं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के द्वारा इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जाएगा, कैरी किया जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जाएगा, कैरी किया जाएगा। वेरी गुड। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करेंगे तो यहाँ पे NADH प्लस H+ ने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, लूज किया है। अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, लूज किया है, और किसमें कन्वर्ट हो गया, NAD+ के अंदर। अब जब ये NAD+ के अंदर कन्वर्ट हुआ है तो मींस इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। वेरी गुड, क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर से जब जाएंगे एक दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर में, तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ना कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करेंगे बल्कि प्रोटॉन्स को भी पंप करेंगे। कहां से कहां, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर, जो बीच में जो स्पेस बच गया इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के अंदर, इसको क्या बोलते हैं बेटा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और यू कैन से इट एज ऑल्सो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करेंगे तो मैट्रिक्स के अंदर से प्रोटॉन्स को भी कहां पे पंप कर देंगे, इस PMS, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। अब देखिए आपने यहाँ पे क्रिस्टे के ऊपर कुछ ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजोम्स। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजोम्स। यस, ये ऑक्सीजोम्स का क्या है, F0 हिस्सा, ये F1 पार्टिकल। ठीक है। अब देखिए जब H+ की कंसंट्रेशन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर ज्यादा हो गई है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर जैसे ही H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ब्रेक होगा। आपने पता है कि कोई भी चीज हाई कंसंट्रेशन से कहां मूव करती है, लो कंसंट्रेशन के अंदर। तो जैसे ही हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के अंदर ये चीज मूव करेगी, ये मूव करेगी कहां से, इस ही ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स, और यू कैन से दैट ऑक्सीजोम्स F0 F1 पार्टिकल्स। जब ये मूव कर रही होगी तो उसी टाइम पे क्या होगा कि ADP, इसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे,
एडीपी आएगी और वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, एटीपी के अंदर। तो ये है हमारा एक बेसिक सा ओवरव्यू कि कैसे कैसे ईटीएस चलेगी। देखिए यहां तक कि NADH प्लस H प्लस FADH2 ये सब मॉलिक्यूल्स इन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो चुकी होगी। अब इन कंपाउंड से हमें क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी भी किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। वो कैसे बनाएंगे, वो सर NADH प्लस कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसके अंदर, NAD प्लस में, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके। वो इन इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कैरी कर लेंगे और वो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जब इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर रहे होंगे तो H प्लस को माइटोकॉन्ड्रिया से उठा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से उठा के कहां पे डाल देंगे, PMS पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर। और जब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट PMS के अंदर जो हाई कंसंट्रेशन जो ब्रेक होगा, जब वो एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स और यू कैन से F0 पार्टिकल और ऑक्सीजोम्स के अंदर से गुजरेगा तो ऑक्सीजोम्स के अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे और वो एडीपी से क्या बनाएंगे, एटीपी बनाएंगे। तो देखिए अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि जो ईटीएस होती है उसके अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस हैं, कौन सा कॉम्प्लेक्स कब काम करता है और कैसे कैसे इस एटीपी की सिंथेसिस होते हैं। मींस अब हमारा काम सिर्फ इतना बच गया है कि हम इन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर मौजूद हैं, कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस हैं, और फिर हम पता करेंगे कि कैसे साइनाइड्स अफेक्ट करता है हमें और कैसे अफेक्ट नहीं करता प्लांट्स को। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और अब हम जानेंगे किसके बारे में, कंप्लीट ईटीएस के बारे में, कि ईटीएस के अंदर कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ओके बेटा, अब हम आगे चलते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हम ईटीएस के कंप्लीट मैकेनिज्म के साथ कि कैसे ईटीएस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कैरी किया जाता है एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर के अंदर। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को समझने से पहले हम ईटीएस के अंदर ये देखेंगे कि ईटीएस के अंदर कितने कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं। तो ईटीएस के अंदर बेटा कुल मिला के 5 कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं। कितने कॉम्प्लेक्स है बेटा, 5 कॉम्प्लेक्स। यस, कितने, 5 में सबसे पहला कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 1, जो कॉम्प्लेक्स 1 का नाम बेटा उसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। यस, NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। अब हम कॉम्प्लेक्स सेकंड को देखते हैं। कॉम्प्लेक्स सेकंड जो होता है बेटा वो होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। यस, आपने इसका नाम सुना होगा कहीं ना कहीं, तो ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कहां पे सुना आपने नाम इसका, यस, आर यू गेसिंग राइट, यस, क्रेब साइकिल के अंदर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स थर्ड की अगर हम बात करें यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स थर्ड, तो कॉम्प्लेक्स थर्ड होता है साइटोक्रोम, कॉम्प्लेक्स थर्ड इज साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, BC1 कॉम्प्लेक्स। ये साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं इसके अंदर। अब हम कॉम्प्लेक्स फोर्थ की अगर बात करें, दैट इज कॉम्प्लेक्स फोर्थ, तो कॉम्प्लेक्स फोर्थ होता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम C oxidase complex. Cytochrome C oxidase complex is our fourth complex. Now talking about complex number 5th. Complex 5th is the ATP synthase complex. ATP synthase complex, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि किसमें हेल्प करेगा, ये ATP सिंथेसिस के अंदर हेल्प करेगा। यस, तो अब देखिए यहाँ पे इन कॉम्प्लेक्सेस में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, या कह सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट वन जो क्वेश्चन है वो आता है कॉम्प्लेक्स सेकंड से। देखिए जो कॉम्प्लेक्स सेकंड होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, सॉरी, ये एक एंजाइम है एक तरीके का। क्या है बेटा, ये एंजाइम है, एंजाइम है ये तरीके का जो किस रिएक्शन को कैरी आउट कराता है, जो सक्सिनेट को कन्वर्ट करवाता है फ्यूमरेट के अंदर। सक्सिनेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूमरेट और क्या रिलीज किया जाता है यहां से, FAD प्लस आता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, FADH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किस एंजाइम की मदद से, इसी सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से। अब देखिए ये रिएक्शन किसकी रिएक्शन है, ये क्रेब साइकिल की। यस, क्रेब साइकिल की है। तो क्रेब साइकिल के जितने भी एंजाइम्स हमारे होते हैं वो कहां पे मौजूद होते हैं, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यस, किसके अंदर, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स सेकंड की बात करें, जो कि एंजाइम है क्या, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, इसकी लोकेशन कहां है, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स कहां पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है इनर मेम्ब्रेन ऑफ
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सो जो हमारा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, जो कि एंजाइम है किसका, क्रेब साइकिल का, वो कहां पे लोकेटेड है, एक एक्सेप्शन के रूप में इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद है। तो ये कॉम्प्लेक्स सेकंड सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम लोकेटेड इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया बिहेविंग एज एन एंजाइम, इट इज एन एक्सेप्शन as this enzyme is involved in the Krebs cycle and it is located in the inner membrane of the mitochondria. Yes, तो ये बेटा 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं हमारे। सबसे पहला NADH dehydrogenase, yes. Second is the succinate dehydrogenase, yes. Third one is the, repeat after me, yes, cytochrome BC1 complex. Fourth one is the cytochrome C oxidase. फिफ्थ वन इज दी एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स, जो इन्वॉल्व होगा F0F1 पार्टिकल, जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम ऑक्सीजोम्स के नाम से भी जानते हैं, जो किसमें हेल्प करेगा बेटा, एटीपी सिंथेसिस के अंदर। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे हमारी ईटीएस के कंप्लीट मैकेनिज्म में कि कब कौन सा कॉम्प्लेक्स काम करता है, किस कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन सा इलेक्ट्रॉन कैरियर मौजूद होता है और कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर के अंदर क्या किया जाता है बेटा, मूव किया जाता है। यस, तो अब हम देखेंगे कि कैसे ईटीएस जो है वो हेल्प करती है हमारी एटीपी फॉर्मेशन के अंदर। तो देखिए बेटा, सबसे पहले मैं यहां पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखिए, ये आपके पास इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहले इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। ये बेटा जो है यहां पे, दैट इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यस। ठीक है, ऊपर की साइड क्या है सर, ऊपर की साइड मौजूद है बेटा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और नीचे की साइड यहां पे हमारा मौजूद है PMS, दैट इज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। यस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा एंजाइम कॉम्प्लेक्स वर्क करता है, और यू कैन से कॉम्प्लेक्स वर्क करता है, वो कौन सा कॉम्प्लेक्स है बेटा, वो कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 1। और कॉम्प्लेक्स नंबर 1 कौन सा था, यस, NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। तो चलिए हम यहीं से शुरू करते हैं, इसके अंदर होगा क्या। सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले यहां पे जैसे नाम है NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, तो यहां पे ऑक्सीडेशन होगा किसका, NADH2 NADH प्लस H प्लस मॉलिक्यूल का। यहां पे NADH प्लस H प्लस प्रोटॉन मॉलिक्यूल आएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, NAD प्लस के अंदर। अब जब NADH H प्लस कन्वर्ट हो गया है NAD प्लस के अंदर, मींस इसने अपने क्या लूज किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स लॉस होंगे, तो मतलब NADH H प्लस का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स को, हाइड्रोजन को क्या कर दिया, लॉस कर दिया, और किसमें कन्वर्ट हो गया, NAD प्लस के अंदर। यस, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को कैरी किया जाएगा, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर हमारा ईटीएस के अंदर, दैट इज FMN। क्या नाम बेटा, FMN, यस, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। इस फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा बेटा, कैरी कर लेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स FMN किसको दे देगा, आगे ट्रांसफर किसको कर देगा, अपने एक और इलेक्ट्रॉन कैरियर को, जिसका क्या नाम है, FeS, यस, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है बेटा, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। अब ये देखिए, ये तो है कि जो FMN है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को तो कैरी करके FeS को देगा ही देगा, साथ में ये 2 H प्लस को भी कहां पे लेके आएगा, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से कहां पे लेके आएगा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर। अब ये तो 2 H प्लस यहां से आ गए, और देखिए जो एनसीईआरटी है उसके अंदर क्लियरली रिटन है कि कॉम्प्लेक्स 1 जो होता है वो 4 प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से कहां मूव करवाता है बेटा, पीएमएस के अंदर। ये किसके अंदर, पीएमएस के अंदर। तो सर 2 तो ये एफएमएन मूव करा देगा, बाकी के 2 कहां से, बाकी के 2 बेटा ये खुद के इनके हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टर्स मौजूद होते हैं किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर, जो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को या 2 हाइड्रोजन प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से कहां पंप करवाएंगे, पीएमएस के अंदर। तो ऐसे जो कॉम्प्लेक्स 1 होता है वो हमारे 4 प्रोटॉन मॉलिक्यूल को मैट्रिक्स से कहां पे मूव करवाता है बेटा, यस, कहां पे, पीएमएस के अंदर। अब देखिए
अब कॉम्प्लेक्स 1 के बाद जो होता है, ये जो FES है, कॉम्प्लेक्स 1 के बाद हमारा आता है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड। कौन सा कॉम्प्लेक्स आता है बेटा? कॉम्प्लेक्स थर्ड। कॉम्प्लेक्स थर्ड आएगा यहाँ पे। कौन सा कॉम्प्लेक्स आता है? कॉम्प्लेक्स थर्ड। अब देखिए कॉम्प्लेक्स थर्ड यहाँ पे कैसे काम करेगा। कॉम्प्लेक्स थर्ड का नाम क्या था? यस, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। यस, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। ये जो FES होता है, ये FES यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाता है और दे देता है किसको? UQ को। यस, UQ मींस यूबिक्विनोन। यस, यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेता है। देखिए UQ से क्विनोन फैमिली का एक और इलेक्ट्रॉन कैरियर आपने पढ़ा है। यस, किसके अंदर? लाइट रिएक्शन के अंदर। वहां पे क्या था? प्लास्टोक्विनोन। क्या था? प्लास्टोक्विनोन। वो क्या काम कर रहा था? इलेक्ट्रॉन्स को तो लाइट रिएक्शन में कैरी कर ही रहा था, साथ साथ में एक्ट कर रहा था एज एन हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टर। एज एन हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टर। तो सेम वैसे ही UQ जो है एक्ट करेगा एज एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर एज वेल एज एन हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट। ये 2 प्रोटॉन्स के मॉलिक्यूल्स को भी, 2 प्रोटॉन्स के मॉलिक्यूल्स को भी कहां से? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से लेगा और खुद क्या हो जाएगा बेटा? रिड्यूस हो जाएगा। और किस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा बेटा? ये रिड्यूस हो जाएगा UQH2, दैट इज नोन एज यूबिक्विनोल। क्या नाम होता है? यूबिक्विनोल। यस, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन की UQ की रिड्यूस्ड फॉर्म का क्या नाम होता है? यूबिक्विनोल। यूबिक्विनोल। अब यूबिक्विनोल वापस से यूबिक्विनोन के अंदर कन्वर्ट होगा, लेकिन इस साइकिल के अंदर, किस साइकिल के अंदर? UQ से UQH2 मींस यूबिक्विनोन से यूबिक्विनोल बनना और यूबिक्विनोल से यूबिक्विनोन की फॉर्मेशन होना। इस साइकिल का हम एक नाम देते हैं बेटा, और उस नाम साइकिल का नाम क्या है? यस, Q साइकिल। इस Q साइकिल के अंदर ये 2 जो इलेक्ट्रॉन थे, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है? खर्चा हो जाता है। और ये एक इलेक्ट्रॉन ही आगे बढ़ पाता है। कितने इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ पाते हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ पाता है। एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे Q साइकिल के अंदर क्या हो जाता है बेटा? खर्चा हो जाता है। तो सर एक इलेक्ट्रॉन ठीक है आपने आगे बढ़ाया, एक इलेक्ट्रॉन इस Q साइकिल के अंदर खर्च हो गया, तो सर यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन थे UQH2 के अंदर, जब ये UQ के अंदर कन्वर्ट हुआ तो ये हाइड्रोजन कहां गए बेटा? ये हाइड्रोजन कहां पे ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे? नीचे की साइड, दैट इज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर। यस, कहां पे? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर। अब देखिए यहां पे ये एक इलेक्ट्रॉन आया है, लेकिन सर हम जो मूव करा रहे हैं वो तो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट करा रहे हैं। तो यहां पे तो एक ही इलेक्ट्रॉन आया, तो क्या इस कॉम्प्लेक्स थर्ड के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा? नहीं, यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, लेकिन वो कैसे मूव करेंगे अब हम देखते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को जानने से पहले हम पढ़ेंगे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड, जो जस्ट कॉम्प्लेक्स थर्ड के बाद वर्क करता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ना होके किस तरह से एक्ट करता है? एज एन एंजाइम। ये क्या है बेटा? एक एंजाइम है। तो देखिए यहां पे क्या होता है, यहां पे सर FADH2 मॉलिक्यूल आता है और वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? FAD प्लस के अंदर। किसके अंदर? FAD प्लस के अंदर। मींस ये यहां पे अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? लूज, और साथ में किसको लूज करेगा? प्रोटॉन्स को। मींस इसका भी क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यस, इसका भी क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब जब बेटा इसका भी ऑक्सीडेशन हो गया है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको कैरी किया जाएगा किसके द्वारा? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको कैरी किया जाएगा FES, इलेक्ट्रॉन कैरियर के द्वारा। FES इनको कैरी करेगा और ये जो FES है आगे दे देगा इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को, सॉरी ये आगे दे देगा इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को। किसको दे देगा सर? ये देगा UQ को ही। UQ एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है सर। क्या क्या होता है? ये एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। मींस ये मेम्ब्रेन के अंदर एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकता है? मूव कर सकता है विद इन दी मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अंदर ही क्या कर सकता है? मूव। ठीक है सर, UQ ने लिया तो सर UQ ऊपर से फिर क्या लेगा? क्योंकि नेचर तो थोड़ी ना चेंज होगा मॉलिक्यूल का। ऊपर से क्या लेगा? 2 प्रोटॉन्स के मॉलिक्यूल, और वापस से फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? UQH2, दैट इज यूबिक्विनोल। यस, और फिर यूबिक्विनोल वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यूबिक्विनोल के अंदर सेम वही Q साइकिल यहाँ पे चलेगी, वही Q साइकिल चलेगी, तो एक इलेक्ट्रॉन का खर्चा
यहां पे भी होगा, और जब ये इसके अंदर कन्वर्ट होगा तो अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। यस, रिलीज कर देगा, साथ में दो प्रोटॉन्स को भी कहां पंप कर देगा, H+ को, दो प्रोटॉन्स को भी कहां पंप किया इसने, PMS के अंदर। कहां पंप किया, PMS के अंदर। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर यहां पे देखिए कॉम्प्लेक्स 1 भी क्या कर रहा है, प्रोटॉन्स को नीचे की तरफ पंप कर रहा है, कॉम्प्लेक्स 3 के भी पंप कर रहा है, किसकी हेल्प से, यूबिक्विनोन की हेल्प से। लेकिन कॉम्प्लेक्स जो हमारा सेकंड है, कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड है, ये तो किसी भी प्रोटॉन्स को क्या नहीं कर रहा, मैट्रिक्स से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर पंप नहीं कर रहा। ऐसा क्यों, बिल्कुल जायज क्वेश्चन आपका आना भी चाहिए। क्यों, ये इसलिए बेटा क्योंकि देखो हमने शुरुआत के अंदर ही पढ़ा था, जो जितने भी बाकी के कॉम्प्लेक्सेस हैं वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं। मींस एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो किसी भी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स के थ्रू होती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आपने चीज पढ़ी है। सेम वैसे ही ये जो कॉम्प्लेक्स सेकंड है, ये एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ना होके क्या है, एंजाइम है, और एंजाइम के अंदर से कोई भी चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन या लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन कभी भी मूव नहीं करती। कोई भी मॉलिक्यूल एंजाइम के अंदर से मूवमेंट नहीं करता, इसीलिए सक्सिनेटेड डिहाइड्रोजनस कॉम्प्लेक्स के अंदर से कोई भी H+ की मूवमेंट आप मैट्रिक्स से PMS के अंदर नहीं देखेंगे। ठीक है सर, यहां से एक इलेक्ट्रॉन आया, यहां से इलेक्ट्रॉन आया, सर अब इन इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कौन करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करेगा बेटा साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम B कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम B इलेक्ट्रॉन कैरियर ने इनको कैरी किया। ठीक है सर, अब ये दो इलेक्ट्रॉन हो गए, ये दो इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ कैरी किया जाएगा, किसके द्वारा, आगे कौन कैरी करेगा इनको, आगे कैरी कर लेगा सर FeS। यस, अब FeS आगे किसको दे देगा, FeS आगे देगा बेटा साइटोक्रोम C1 को। किसको दे देगा बेटा, साइटोक्रोम C1 को। सॉरी, इसको इस रंग से लिखते हैं, जब सभी इलेक्ट्रॉन कैरियर को हम इसी रंग से लिखते आ रहे हैं, तो साइटोक्रोम C1 को। ठीक है सर, ये दो इलेक्ट्रॉन्स ने इसको भी दे दिए। अब सर साइटोक्रोम C1 से अब कहां जाएंगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स, तो देखिए बेटा अब हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो साइटोक्रोम C से एक और मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर मौजूद होता है हमारी ETS के अंदर, और अब की बार जो हमारा मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो मेम्ब्रेन के अंदर ना होके कहां पे लोकेटेड होता है, वो लोकेटेड होता है बेटा PMS की साइड। मींस इनर मेम्ब्रेन के भी आउटर साइड में मौजूद होता है हमारा एक और कॉम्प्लेक्स, जिसको क्या नाम देते हैं हम बेटा, साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स। क्या नाम देते हैं, साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स। यस, ये साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स इस साइटोक्रोम C1 से हमारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, कैरी करेगा। और सर ये फिर साइटोक्रोम C देगा किसको, तो देखिए बेटा कॉम्प्लेक्स 1 हम पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लेक्स सेकंड का रोल हम देख चुके हैं, कॉम्प्लेक्स थर्ड का रोल देख चुके हैं, तो अब हमारे पास रोल आएगा वो किस कॉम्प्लेक्स का आएगा, तो सर वो रोल आएगा अब हमारे पास साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर 4 का, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 का। अब देखिए बेटा जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स थर्ड है, कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स 4 आपस में कुछ ज्यादा ही दूरी के ऊपर मौजूद है, इनके रिडॉक्स पोटेंशियल के अंदर काफी ज्यादा क्या है, अंतर है। तो उसी अंतर की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली कहां नहीं जा सकते, कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर। यस, कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर नहीं जा सकते, तो कॉम्प्लेक्स थर्ड साइटोक्रोम C की मदद लेगा और इलेक्ट्रॉन्स को कहां कैरी करवाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करवाएगा कहां पे, ये कैरी करवाएगा बेटा इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के अंदर जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर मौजूद होता है वो मौजूद होता है बेटा एक कॉपर सेंटर। क्या मौजूद होता है, एक कॉपर सेंटर। ये कॉपर सेंटर क्या करेगा, इन दो इलेक्ट्रॉन्स को आगे की तरफ क्या कराएगा, कैरी कराएगा। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो कौन सा है बेटा, कॉपर सेंटर। अब कॉपर सेंटर से ये इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ बढ़ेंगे एक और इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरफ, जिसका क्या नाम है बेटा, साइटोक्रोम A। क्या नाम है, साइटोक्रोम A। इसको फिर से उसी रंग से लिखेंगे, सबको सेम कलर से लिखते आ रहे हैं, तो साइटोक्रोम
साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम ए से कहां मूव करेंगे ये, साइटोक्रोम A3 के पास, और साइटोक्रोम A3 के पास से किसके पास मूव कर जाएंगे एट द लास्ट, किस इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास, दैट इज कॉपर सेंटर सेकंड के पास मूव कर जाएंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन्स ही यहां से कैरी करेंगे, ये भी दो इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जाएंगे, ये आगे इन दो इलेक्ट्रॉन्स को देगा। अब सर एट द लास्ट जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, इनको कौन एक्सेप्ट करेगा? तो देखिए बेटा, हमने इस लेक्चर की शुरुआत में ही बोला था कि जो ऑक्सीजन होती है वो हमारी टर्मिनल एक्सेप्टर होती है, किसकी, इसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आएगा इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के साथ साथ यहां पे किस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, प्रोटॉन्स को, और ये जो ऑक्सीजन है ये कन्वर्ट हो जाएगी बेटा किसके अंदर, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। तो हमारा रेस्पिरेशन का एक प्रोडक्ट एट लास्ट जो प्रोडक्ट बना था वो बन गया क्या, H2O। लेकिन सर अभी भी हमारा एक काम तो पूरा नहीं हुआ, जो हमारा मेन मकसद था ETS का। और मेन मकसद ETS कराने का क्या होता है कि जो हमारे NADH एंड FADH2 है इनका ऑक्सीडेशन कराएं, ताकि इनके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो हमें ATP की फॉर्म में वापस मिल जाए। तो सर वो काम कैसे होगा? तो देखिए बेटा, अभी तक सिर्फ हमने 4 कॉम्प्लेक्सेस के काम देखे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 4। एक बात देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 ने भी प्रोटॉन्स को क्या कराया था, ट्रांसपोर्ट, थर्ड भी क्या करा रहा था, प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स से पीएमएस के अंदर, सेकंड नहीं कराएगा बिकॉज इट इज एन एंजाइम। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर 4 प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स से पीएमएस के अंदर क्या करेगा बेटा, ट्रांसफर करेगा। क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। इसके भी क्या मौजूद होते हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टर्स, जो 2H+ को ऊपर से कहां लेके आएंगे, नीचे की ओर लेके आएंगे, ऊपर से मैट्रिक्स से कहां पे लेके आएंगे, पीएमएस के अंदर लेके आएंगे। तो देखिए, जब एक NADH मॉलिक्यूल का जब आप ये देखते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन होगा तो कितने H+ ऊपर से आ रहे हैं, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 जो प्रोटॉन्स हैं वो मैट्रिक्स से कहां मूव कर रहे हैं, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर। तो देखिए, जाहिर सी बात है, जब आप एक जगह से 10 चीजों को उठा के दूसरी जगह पे डाल देंगे तो यहां पे जो ऊपर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर H+ की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई बेटा, डाउन हो गई। H+ की कंसंट्रेशन क्या हो गई, डाउन हो गई। अब H+ की कंसंट्रेशन यहां पे क्या हो गई बेटा, H+ की कंसंट्रेशन यहां पे लिखता हूं मैं, H+ की कंसंट्रेशन पीएमएस की साइड पे क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो यहां पे ग्रेडियंट बन गया, कहां, किस किस के बीच में, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और मैट्रिक्स के बीच में। अब जब ये ग्रेडियंट बन गया तो ये ग्रेडियंट ब्रेक भी करेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज अपनी हाई कंसंट्रेशन से कहां मूव करती है, यस, लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो जब ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे तो ये किस कॉम्प्लेक्स के अंदर से मूव करेंगे, तो सर ये मूव करेंगे हमारे एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स के अंदर से। कहां से मूव करेंगे बेटा, एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स के अंदर से। यहां से जो H+ है उनकी मूवमेंट होगी कहां पे बेटा, बाहर की साइड। जब इनकी मूवमेंट बाहर की साइड होगी तो यहां पे एटीपी का क्या होगा बेटा, सिंथेसिस, किसकी मदद से, एडीपी की मदद से। देखिए, एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 161 पे फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही लास्ट थर्ड लाइन के अंदर लिखा हुआ है कि जब पीएमएस से, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ 4 प्रोटॉन्स मूव करते हैं। कितने प्रोटॉन्स, 4 प्रोटॉन्स मूव करते हैं, तब जाके एक एटीपी की क्या होती है बेटा, फॉर्मेशन होती है। एक एटीपी की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। अब यहीं पे देखिए, एनसीईआरटी ने एक मिस्टेक कर रखी है कि जब उसने लिखा है तो 4 प्रोटॉन्स के बारे में लिखा है कि 4 प्रोटॉन्स जब पीएमएस से मैट्रिक्स की तरफ मूव करेंगे तो एक एटीपी की फॉर्मेशन होगी। लेकिन जब उसी पेज के ऊपर साइड में डायग्राम को देखेंगे तो उस डायग्राम के अंदर उन्होंने डिनोट कर रखा है कि जब 2 प्रोटॉन्स मूव करते हैं तब जाके एक एटीपी की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। आई होप कि जब एनसीईआरटी आगे रिवाइज होगी तो इस मिस्टेक को करेक्ट किया जाएगा, क्योंकि लिख कुछ और रखा है, डायग्राम में कुछ और शो कर रखा है एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमारी एटीपी की क्या होती है,
फॉर्मेशन होती है। अब हम यहां से एक चीज और पता कर सकते हैं कि जो एक NADH से और एक FADH2 मॉलिक्यूल से कितनी ATP बनती है। तो देखिए बेटा, जब एक NADH प्लस H प्लस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, मींस इलेक्ट्रॉन और अपने प्रोटॉन्स को लूज करता है, तो उस टाइम पे कितने प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स से PMS की तरफ धकेला जा रहा है बेटा? 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, मींस 10 हाइड्रोजन जो प्रोटॉन मॉलिक्यूल है ये मैट्रिक्स से किसकी साइड आ रहे हैं बेटा? PMS की साइड आ रहे हैं। और एक ATP को बनाने के लिए कितने H प्लस की जरूरत होती है? 4 H प्लस की जरूरत होती है। तो देखिए यहां पे हम अपना सिंपल सा मैथ करते हैं कि एक जो NADH प्लस H प्लस मॉलिक्यूल है उसकी वजह से 10 प्रोटॉन्स मूव करते हैं मैट्रिक्स से PMS की साइड पे। ओके, और एक ATP की फॉर्मेशन के लिए यहां पे लिख लेते हैं कि 4 प्रोटॉन्स जो होते हैं वो एक ATP बनाते हैं। कितने प्रोटॉन्स? जब 4 प्रोटॉन्स की मूवमेंट होती है PMS से मैट्रिक्स की साइड पे, तब जाके कितनी ATP बनती है? एक ATP बनती है। तो जब हमारे 10 H प्लस मूव करेंगे तो कितनी ATP बनेगी? यस, 2.5 ATP की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है व्हेन 1 NADH H प्लस मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइजेस इन एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसीलिए हम ये एग्जैक्ट तो 2.5 आता है, लेकिन हम इसको कितना लिख लेते हैं बेटा? एनसीईआरटी में इसको राउंड ऑफ करके कितना लिखा गया है? 3 ATP। कितना लिखा गया है? 3 ATP। यस। अब देखिए जो FADH2 मॉलिक्यूल है, जब ये मॉलिक्यूल मूव करेगा तो कितने H प्लस की मूवमेंट होगी? अब हमें वो देखनी है। अब हमने NADH से तो स्टडी कर लिया, NADH से तो स्टडी कर लिया कि कितनी ATP बनेगी। अब हम FADH2 से करेंगे और उसको स्टडी करने के लिए सेम वही तरीका जो NADH H प्लस के लिए लगाया है। और क्या लगाया हमने इसके लिए? हमने इसके लिए प्रोटॉन्स के नंबर को गिना है मैट्रिक्स से जो PMS की साइड पे आए हैं। तो हमें FADH2 के लिए चीज गिननी पड़ेगी। चलिए गिनते हैं। तो देखिए इस कॉम्प्लेक्स में तो कोई भी जो प्रोटॉन्स है उनको मैट्रिक्स से किसके तरफ नहीं धकेला? PMS की साइड। लेकिन यहां पे जरूर धकेला गया है और ये इलेक्ट्रॉन्स यहीं से आए हैं। तो 2 तो प्रोटॉन्स ये हो गए, 2 प्रोटॉन्स ये हो गए और 2 प्रोटॉन्स ये हो गए, मतलब 6 प्रोटॉन्स। अब कहेंगे सर आपने ये 4 प्रोटॉन्स को क्यों नहीं लिया? इन 4 प्रोटॉन्स को इसलिए नहीं लिया बेटा क्योंकि ये किसके द्वारा किए जा रहे हैं? ये कॉम्प्लेक्स 1 के द्वारा इनको मैट्रिक्स से PMS की तरफ धकेला गया है और कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर NADH इन्वॉल्व है। और हमें यहाँ पे NADH को ना देखते हुए किसको देखना है? सिर्फ और सिर्फ FADH2 मॉलिक्यूल को। तो यहां से पता चलता है सर हमें कि एक FADH2 मॉलिक्यूल की वजह से 6 प्रोटॉन्स आते हैं मैट्रिक्स से PMS की साइड। तो जब ये ग्रेडियंट ब्रेक करेंगे तो जो 6 H प्लस है उनकी वजह से कितनी ATP की फॉर्मेशन होगी? यस, 1.5 ATP। बिकॉज 4 की मदद से कितने बनती हैं? एक ATP। बच गई कितनी? 2, तो वो हाफ ATP बनाएंगी। इसीलिए एनसीईआरटी के अंदर यहाँ पे भी एक FADH2 से उन्होंने 2 ATP दिखा रखी हैं, एक NADH प्लस से कितनी ATP दिखा रखी हैं? 3। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या आती है? 1.5 ATP एंड 2.5 ATP। वो उन्होंने वहां पे राउंड ऑफ करके और फिर चीजों को बता रखा है। ठीक है, तो अब हमने हमारे लेक्चर की शुरुआत जब हमने की थी तो हमने एक बात का जवाब आपको और देने का वायदा किया था, और वो क्या था कि सर अब हमने ATS को पढ़ लिया, हमें यह भी पता चल गया है कि एक FADH2 से कितने ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं, एक NADH प्लस H प्लस से कितने ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं। लेकिन सर आपने कहा था कि साइनाइड का जो टेस्ट होता है या जो साइनाइड की सर्वाइवल है वो प्लांट साइनाइड के अंदर सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन ह्यूमंस साइनाइड को सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर किसी ह्यूमन ने गलती से भी साइनाइड को अपनी टंग के ऊपर भी रख लिया तो वहां पे उसकी क्या हो जाती है? तुरंत डेथ हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? बिकॉज बेटा सुनिए ध्यान से, जो साइनाइड जो मॉलिक्यूल होता है, जो जहर होता है, वो जो एक आप कॉम्प्लेक्स नंबर 4 देख रहे हैं, इस कॉम्प्लेक्स 4 को क्या करता है? इनहिबिट करता है। क्या करता है बेटा? इस कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को इनहिबिट करता है। ये कॉम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट करता है, इसी वजह से हमारी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है ऑन दी स्पॉट। लेकिन सर प्लांट के साथ तो ऐसा केस नहीं बताया आपने। बेटा प्लांट्स के पास
इस साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स का एक अल्टरनेट कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है। अगर मान लीजिए हमने प्लांट्स को साइनाइड दिया तो साइनाइड का क्या फंक्शन है, सेम वही कि कॉम्प्लेक्स फोर्थ को क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स फोर्थ को स्टॉप करेगा। लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्स फोर्स स्टॉप होगा, प्लांट्स के अंदर एक अल्टरनेट कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है, किसकी रिस्पॉन्स में, कॉम्प्लेक्स फोर्थ की हेल्प करने के लिए, और वो कॉम्प्लेक्स फिर क्या काम करने लग जाएगा, कॉम्प्लेक्स फोर्थ की जगह पे काम करने लग जाएगा। इसीलिए प्लांट्स हो गए, जैसे हमारा मटर का प्लांट हो गया या पालक का प्लांट हो गया, वो सब साइनाइड को भी क्या कर जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। इसीलिए हमने कहा था कि अगर प्लांट्स बोल पाते तो हमें साइनाइड का टेस्ट बिल्कुल बता पाते। तो बेटा ये थी हमारी जो ईटीएस होता है उसकी कंप्लीट साइकिल की, कैसे कैसे ईटीएस होता है। इसके अंदर सबसे पहले हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स 1 काम करता है, फिर कॉम्प्लेक्स 3, फिर कॉम्प्लेक्स 2, फिर कॉम्प्लेक्स 4, एट द लास्ट कॉम्प्लेक्स 5th काम करता है, जिसका नाम क्या होता है, एटीपी सिंथेज। यहाँ पे एंजाइम भी होता है, एटीपी सिंथेज, और एटीपी सिंथेज यहाँ पे इस F01, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं F1, और इसको क्या बोलते हैं, F1 पार्टिकल, जिसको हम ऑक्सीजोम्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही है, सबसे पहले NADH+ से का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कैसे, क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटॉन्स को क्या किया, लूज। अब उस इलेक्ट्रॉन को कैरी किया, कहां से कहां कैरी किया जाएगा, सबसे पहले FMN से FES से यूबिक्विनोन में Q साइकिल चलेगी, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन खर्च हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन खर्च हो जाएगा तो आगे कितने बढ़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन। फिर साइमल्टेनियसली ये सारा काम होता है। अब कॉम्प्लेक्स सेकंड के अंदर से FADH2 जो होता है वो FAD के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है तो FES 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करता है। FES इलेक्ट्रॉन्स किसको देता है, यूबिक्विनोन को। यूबिक्विनोन के अंदर सेम वही Q साइकिल चलती है, एक इलेक्ट्रॉन को खर्चा होता है, एक इलेक्ट्रॉन आता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से, एक इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स सेकंड से, दोनों मिलके कहां पे आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर। और कौन रिसीव करता है, साइटोक्रोम B। साइटोक्रोम बी के बाद FES कैरी करता है, फिर साइटोक्रोम C1, फिर साइटोक्रोम C ऑक्सीडाइज, साइटोक्रोम C ऑक्सीडाइज देता है कॉम्प्लेक्स 4 को। कॉम्प्लेक्स 4 से डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू एट द लास्ट कहां पे पहुंच जाते हैं, ऑक्सीजन के पास। और ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को और प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करके एट द लास्ट टर्मिनल में एक्सेप्ट करके क्या बना लेता है बेटा, H2O। इस पूरी साइकिल के अंदर जो ध्यान देने वाली चीजें हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो बेटा वो ये है, ये यूबिक्विनोल से यूबिक्विनोल, यूबिक्विनोल से यूबिक्विनोल की यूबिक्विनोन की रिड्यूस्ड फॉर्म को क्या बोला जाता है, यूबिक्विनोल बोला जाता है। ये एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर का मतलब है, अभी आप देखिए कि ये यहां से यहां क्या कर पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं। तो अब आपसे इसका नेचर भी पूछा जा सकता है कि यूबिक्विनोल या यूबिक्विनोन का नेचर कैसा है। नेचर मींस वो हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक है। जब आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कैसा होता है, लिपिड की बाइलेयर, ऊपर की साइड कैसा पोर्शन, हाइड्रोफिलिक, अंदर की साइड कैसा, हाइड्रोफोबिक। तो अब ये जो UQH2 है ये कहां पे मौजूद है, अंदर की साइड मौजूद है नहीं है, तो अंदर की साइड मौजूद है तो इनका नेचर कैसा होना चाहिए, यस गुड, वाटर फोबिक होना चाहिए, मींस हाइड्रोफोबिक होगा। लेकिन एक और मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर हमारी इस ETS के अंदर मौजूद है, और वो कहां पे है सर, ये रहा साइटोक्रोम C। इसकी लोकेशन कहां है, इसकी लोकेशन है बेटा PMS की साइड। PMS की साइड मींस इनर मेम्ब्रेन के भी आउटर साइड में, इनर मेम्ब्रेन के भी आउटर साइड में। और ये नेचर में कैसा है बेटा, हाइड्रोफिलिक, क्योंकि ये मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद है। ठीक है, तो ये हमारी पूरी ETS की साइकिल थी। ऐसे ऐसे ETS के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करके एट द लास्ट ATP का क्या किया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है। आई होप ETS आपको क्लियर हुई होगी।